बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 के आज के इस लेक्चर में टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस, रॉकेट प्रोपल्शन। तो सबसे पहले हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। आप जानते हो जब वाटर फ्लो करता है तो देन इट कैरीज फोर्स, इट कैन एक्सर्ट फोर्स। फिर वाटर फ्लो की वजह से जो फोर्स मौजूद होती है उसकी वैल्यू के लिए एक रिलेशन हम फाइंड करेंगे। इसके लिए व्हेन वाटर फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स अ वॉल नॉर्मली, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल। जब एक हॉरिजॉन्टल पाइप से वाटर फ्लो करते हुए एक वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो देन वाटर विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दी वाटर। तो इसकी डेरिवेशन के लिए हम कंसीडर करेंगे सपोज दी वाटर ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक्स दी वॉल एंड कम टू रेस्ट इन टाइम t। अगर एक वाटर फ्लो करता है जिसका मास m है, वो वेलोसिटी v से मूव करते हुए जब वॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो t टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इस केस में फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू आ जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। जब वाटर रेस्ट में आ जाए तो इसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह फिर 0 माइनस mv ओवर टाइम इंटरवल t। इस तरह फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी माइनस mv ओवर t, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस m ओवर t इंटू v। अब यहाँ पर गौर करें कि ये जो टर्म माइनस m ओवर t है, मास पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। तो ये एक्चुअली मोमेंटम चेंज हुआ है उस फोर्स की वजह से जो वॉल ने वाटर पर एक्सर्ट की थी, क्योंकि फ्लोइंग वाटर के सामने वॉल थी, वॉल ने वाटर को स्टॉप किया है और वॉल की ही फोर्स से वाटर का मोमेंटम चेंज हुआ है। तो अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वाटर इक्वल आ जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द वाटर। फिर वो फोर्स जो वाटर ने स्ट्राइक करते हुए वॉल पर एक्सर्ट की है वो एक्शन की फोर्स है, और आप जानते हो कि एक्शन जो है और रिएक्शन ये वैल्यू में इक्वल होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। तो बच्चों अब ये जो फोर्स है ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर। तो देन फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर हम लिख सकते हैं माइनस m ओवर t इंटू v। फिर वो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वॉल, उसकी फिर वैल्यू हो जाएगी इसका ऑपोजिट माइनस इंटू माइनस m ओवर t इंटू v। इस तरह पे फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन दी वॉल की वैल्यू आ जाएगी m ओवर t इंटू v। ये इसका रिलेशन आ गया। इसके साथ ही एक एग्जांपल दी हुई है इसी टॉपिक में सॉल्व करने के लिए। एग्जांपल इस तरह है, द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम अ पाइप एट 3 किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ वाटर फ्लो है m ओवर t। यूनिट देखिए किलोग्राम पर सेकेंड जो है ये m ओवर t का यूनिट बनेगा। इस तरह रेट ऑफ वाटर फ्लो m ओवर t की वैल्यू गिवन है 3 किलोग्राम पर सेकेंड and its velocity changes from 5 meter per second to 0 on striking the wall। तो चेंज इन वेलोसिटी v की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 5 माइनस 0 तो 5 मीटर पर सेकेंड।
और इसके लिए फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर हमने कैलकुलेट करनी है। तो वी रिलेशन हम यूज करेंगे F इक्वल्स टू एम ओवर टी इंटू वी। एम ओवर टी की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाइड बाई वी की वैल्यू 5 है। इस तरह फोर्स एक्सर्टेड बाई वाटर ऑन वॉल, उसकी वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। आप जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी आइसोलेटेड सिस्टम। इसी तरह हम डिस्कस करेंगे कि अगर कहीं एक्सप्लोसिव फोर्स इन्वॉल्व है तो वहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो एप्लीकेबल होगा। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव फोर्स under the action of explosive forces remain the constant by law of conservation of momentum। For example लिखिए when a shell explodes in mid air, कोई बॉम्ब या शेल एयर में एक्सप्लोड होता है, its fragments fly off in different direction, the total momentum of all the fragments is equals to total initial momentum of the shell। ये देखिए यहाँ पर जैसा फिगर में शो किया गया है, अगर एक फ्रैगमेंट है, एक शेल है जिसका इनिशियल मोमेंटम था mv, एयर में अगर वो एक्सप्लोड हो गया, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया है और इन दोनों पार्ट्स का जो मोमेंटम की डायरेक्शन है वो ये शो की गई है। लेकिन इन दोनों फ्रैगमेंट्स के मोमेंटम का अगर हम वेक्टर सम करेंगे वो टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी mv के इक्वल होगा। और इसके लिए फिर दूसरी एग्जांपल है, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है, गन एंड बुलेट सिस्टम। अगर गन को फायर किया जाए तो उससे बुलेट मूव करती है उसका मोमेंटम, और उसमें गन रिकॉइल होती है, तो इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। इसके लिए हमने एक्चुअली इस टॉपिक से गन की रिकॉइल्ड वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। इसके लिए कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट, लेट बुलेट ऑफ mass m is fired from a gun of mass capital M। अब फायर, अगर एक गन को फायर किया गया है, बुलेट उसमें से फायर होती है, तो देखिए फायर करने से पहले गन और बुलेट ये दोनों बॉडी रेस्ट में है, इसलिए इनका दोनों का मोमेंटम 0 होगा। इसलिए टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि गन और बुलेट बोथ आर एट रेस्ट। किसी भी बॉडी में का जो कि रेस्ट में होती है इसका मोमेंटम होता है 0 के इक्वल। बिफोर फायर टोटल मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी 0। व्हेन गन इज फायर्ड, let bullet moves forward with velocity v and as a reaction gun recoils backward with velocity v dash। तो बुलेट फॉरवर्ड मूव करेगी वेलोसिटी v के साथ, ये एक्शन है, और इसका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। उस रिएक्शन की वजह से गन रिकॉइल होगी विद वेलोसिटी v डैश। इस तरह फिर टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इक्वल हो जाएगा mv प्लस m स्मॉल v, और ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायर। mv डैश प्लस mv इक्वल टू 0। ये mv वाली टर्म अगर हम राइट साइड में ले जाएं तो mv डैश इक्वल टू आ जाएगा माइनस mv, और v डैश यानी रिकॉइल्ड वेलोसिटी ऑफ गन की वैल्यू आ जाएगी माइनस m ओवर कैपिटल M इंटू v। तो ये अब रिलेशन शो करता है रिकॉइल्ड वेलोसिटी ऑफ गन, और इसका मतलब ये है कि रिकॉइल्ड वेलोसिटी ऑफ गन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द गन के।
जितनी गन को ज्यादा मैसिव किया जाएगा तो उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी कम हो जाएगी, जो कि फायर करने वाले पर्सन के लिए ज्यादा सेफ होगी। अब ये दोनों वेलोसिटीज के दरमियान, इक्वालिटी के दरमियान जो माइनस साइन है, ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों वेलोसिटीज यानी बुलेट और गन की वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट है। where v dash is the required velocity of gun, since mass of the gun is much greater than the mass of the bullet, therefore required velocity of gun is much smaller as compared to the velocity of the bullet। देखिए ये जो velocity of gun है, required velocity of gun, ये m mass of bullet over mass of gun इस फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है। चूंकि मैस ऑफ गन वेरी लार्ज है एज कम्पेयर टू मैस ऑफ बुलेट, इसलिए ये जो फ्रैक्शन है इसका आंसर स्मॉल वैल्यू आएगी और वो शो करता है कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। इसके बाद बच्चों हमारा आज का थर्ड टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया जाएगा। तो आप जानते हो कि जब रॉकेट की अपवर्ड मूवमेंट होती है तो उसकी बैकवर्ड साइड से हाई स्पीड से गैसेस एक्सपेल होती हैं, ये एक मोमेंटम है और इसका जो रिएक्शन का मोमेंटम आएगा उससे रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड या अपवर्ड मूव करता है। तो रॉकेट्स मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन्स एट देयर rear, ignited fuel turns to a high pressure gas which is expelled with extremely high velocity from the rocket engines. The rocket gains momentum equals to momentum of the gas expelled from the engine but in opposite डायरेक्शन। एक्चुअली होता यह है कि जब गैसेस हाई स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन से एक्सपेल होती हैं उनका मोमेंटम आ जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में और इसका जो रिएक्शन एक्ट करेगा रॉकेट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये रॉकेट के लिए एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। The rocket engines continue to expel gases after the rocket has begun moving, and hence rocket continues to gain more and more momentum. So instead of traveling at steady speed, rocket gets faster and faster. इसके बाद कुछ important parameters हैं जो कि MCQs के लिए important है। A rocket carries its fuel in the form of liquid or solid hydrogen and oxygen। और इसमें दो फ्यूल्स हैं, दो गैसेस हैं जिनको लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें आप जानते हो कि हाइड्रोजन जो है ये हाईली एक्सप्लोसिव गैस है और दूसरी गैस जो ऑक्सीजन है ये बर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल होती है। बगैर ऑक्सीजन के बर्निंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये दो गैसेस एज अ फ्यूल यूज की जाती हैं रॉकेट में। हाइड्रोजन हाईली एक्सप्लोसिव गैस और ऑक्सीजन necessary required for burning process। It can therefore work at great heights where very little or no air is present। ये फिर एक और important point है। In order to provide enough upward thrust overcome gravity, a typical rocket consumes 10,000 kilogram per second of fuel and ejects gases at the speed of over 4,000 meter per second। नेक्स्ट फिर एक और important point है। In fact, more than 80% of the fuel of the launch mass of rocket consists of fuel only। तो रॉकेट का लॉन्च करते हुए जो टोटल मैस है उसका more than 80% जो वो जस्ट फ्यूल पर कंसिस्ट करता है। वन वे टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ mass of fuel is to make rocket from several rockets linked together। इस तरह ओवर मैस
के प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए एक की बजाय नंबर ऑफ रॉकेट्स कनेक्ट किए जाते हैं, और इनमें से जब भी कोई रॉकेट अपना फ्यूल यूज कर लेता है तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है। वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ mass of fuel is to make rocket from several rockets linked together. When one rocket has done its job, it is discarded. तो ये फिर अलग कर दिया ताकि इसका मैस रॉकेट को सिस्टम को ना उठाना पड़े। Leaving other to carry the spacecraft further up at ever greater speed. और इसके बाद किसी रॉकेट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके लिए एक छोटा सा रिलेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। If m is the mass of the gases ejected per second with velocity v relative to rocket, the rate of change of momentum of ejected gases फिर आ जाएगा mv. This rate of change of momentum is equal to upthrust produced by the engine on the rocket. ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है आप जानते हो ये फोर्स के इक्वल है, और ये वो फोर्स है जिससे रॉकेट अपवर्ड मूव करता है जो रॉकेट के लिए अप थ्रस्ट है। तो देयरफॉर F इक्वल्स टू mv, F इक्वल्स टू mv यानी फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और आप जानते हो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू mv, और ए के लिए रिलेशन आ जाएगा mv ओवर कैपिटल M, where m is the mass of the rocket and a is the acceleration produced in rocket। और इसके साथ ही ये लेक्चर आप कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।